नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में। हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मौर्य का कहना है कि बीजेपी की तैयारी सिर्फ 27 की नहीं बल्कि 2047 की है, और सबसे बड़ा हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला है। विपक्ष के मुताबिक देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इसमें अगर देखा जाए तो विपक्ष के कार्यकर्ताओं को उनके जो सुप्रीमो हैं वो कट्टा, बम और दंगे की ट्रेनिंग देते हैं, और 2027 के चुनाव के लिए तो अखिलेश यादव ने कट्टा, बम और दंगे की ट्रेनिंग दे भी दी है, ये भी उन्होंने बता दिया। अब इस पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। केशव बोले 27 नहीं, हम 47 तक हैं तैयार। सपा कांग्रेस का कट्टा, बम, दंगा हथियार। केशव ने विपक्ष को कट्टा बमबाज ठहराया। राहुल अखिलेश को बीजेपी प्रशिक्षण सुझाया। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी का मंथन चल रहा था। मौका था जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का, जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा था। लेकिन इसी मंच से सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं, बीजेपी चुनावी मशीन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का जरिया है। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक भाजपा की तैयारी सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव की नहीं है। बीजेपी का अभियान 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। हम कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा का प्रशिक्षण देते हैं, संस्कार सिखाते हैं, जबकि विपक्षी सपा कांग्रेस में कट्टा, बम और दंगा कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। जिनके पास देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं वही इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी से कहे कोई प्रशिक्षण करे तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का क्या प्रशिक्षण करना? प्रशिक्षण तो कार्यकर्ताओं का होता है, तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी करती है। 27 की मजबूती ही नहीं, 47 तक की मजबूती इसी प्रशिक्षण से निकल गया। उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया है। उनके यहाँ कट्टा बनाने की फैक्ट्री, बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा कराने की तमाम मशीनरी, उनके पास इस तरह गंदे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास संस्कारित, समर्पित और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता हैं। और इसका उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल है, जहां हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। ये नादान बच्चों की तरह बात करने वाले हैं। वो भाजपा के किसी शिविर में जाकर के कांग्रेस के जो राहुल गांधी वगैरह ये सब लोग आके प्रशिक्षण ले लें तो देशभक्ति का सच्चा उनको अर्थ मालूम हो जाएगा। कट्टा और बम वाले बयान पर विपक्ष का भड़कना लाजमी था। सपाई और कांग्रेसी खेमे से तुरंत और बेहद तीखे पलटवार सामने आए। विपक्ष ने डिप्टी सीएम के इस बयान को अमर्यादित और हताशा का प्रतीक बताया। सपा कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कुछ काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और अपनी अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए उप मुख्यमंत्री भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। जनता 2027 में इन्हें सबक सिखाएगी। केशव मौर्य जो कह रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब चुनाव आयोग चुनाव को लूट लेगा तो 2047 की बात तो करेंगे ही। अदरवाइज राष्ट्र अगर उन्नति कर रहा होता तो प्रधानमंत्री को ये अपील न करनी पड़ती कि आप सोना न खरीदिए, आप खाना न खाइए, आप तेल का उपयोग न करिए, आप डीजल का उपयोग न करिए। अगर हम विश्वगुरु बन रहे थे तो जनता से ये अपील की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि देश कहीं न कहीं गर्त में जा रहा है, आर्थिक कमजोरी में जा रहा है। लेकिन चूंकि ईवीएम की लूट और चुनाव की लूट हो रही है, इसलिए चाहे आप 47 की बात करिए, 67 की बात करिए, 77 की बात करिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जनता त्रस्त है और 27 में इसका जवाब मिलेगा। केशव मौर्य जी का जो ज्ञान है ना, वो भाजपा के आईटी सेल के जो व्हाट्सएप का पोस्ट है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वो भूल गए कि उस देश में कांग्रेस ने क्या किया है। जिन विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, जहां पर उनके पुरखों ने नौकरी की है, आईआईटी आईआईएम से लेकर भेल गेल से लेकर भाखड़ा नंगल से लेकर प्राइमरी विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, अस्पतालों तक, सब कांग्रेस ने बनाया है। हाँ, उनकी पार्टी ने एक काम जरूर किया है, कांग्रेस की बनाई हुई सभी चीजों को बेच रहे हैं और अडानी को समर्पित कर दे रहे हैं।
तो साफ है कि यूपी की राजनीति में अब चुनावी जंग तीखी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जहां इसे राष्ट्र सेवा बनाम दंगा की लड़ाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति कह रहा है। देखना होगा 2027 के सेमीफाइनल में जनता किसका साथ देती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं राकेश अहीर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। राकेश भाई आपका बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। वैभव भाई आपका बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में विशिष्ट टिप्पणी के लिए हैं। विजय जी का बहुत स्वागत है। और विजय खेरा जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, नेता भारतीय जनता पार्टी, उनका भी बहुत स्वागत है। राकेश भाई, आप लोगों ने ट्रेनिंग दे दी है, केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं 27 के लिए कट्टा वट्टा बनाने का और दंगा और ये सब बमबाजी ये सब कराने की तैयारी है आप लोगों की। बड़ा इनपुट है भाई उनके पास। सुनील भाई, केशव प्रसाद मौर्य बयानवीर नेता हैं और जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान भेजा जाता है उतना ही बयान ही देते हैं। उससे ज्यादा इतर ये बयान नहीं दे पाते, क्योंकि अगर इतर देंगे तो उनका जो स्टूल है वो भी छीन लिया जाएगा। और अगर ये मंथन और मंत्रणा अगर जो प्रशिक्षण का अगर ले लेते तो मुझे लगता है कि सिराथू की जनता इन्हें नकारती नहीं। और सिराथू की जनता ने इनको इसलिए नकार लिया कि इनके बड़ पोलेपन की वजह से इन्होंने जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाली उस विभाग का इन्होंने काम एक ठो नहीं किया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ बयानवीर वाला पोज है इनका, और इसीलिए जनता इनको नकार दी है। और जब भारतीय जनता पार्टी को बताने को जब कोई काम ना हो तो सिर्फ वो विपक्ष पे उल जलूल बयान दे दे, जिससे हम आप डिबेट करें, हम आप टीवी पे बैठे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 27,000 बेसिक स्कूल बंद कर दिए गए। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 9,500 स्कूल में मात्र एक शिक्षक हैं। आप सोचिए कि अभी तक जो है वकीलों पे आज लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी का क्या आलम है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। 92 पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी 92 पेपर लीक हो चुके, नीट के पेपर लीक हो चुके। जितने भी आए दिन पेपर हैं वो बच्चों का मेहनत और उनके भविष्य की तो कामना करते ही नहीं, बस पेपर लीक कर देते हैं। ये जानते हैं कि न नौकरी देना है बच्चों को, ना ही उनको उज्जवल भविष्य की कामना करना है जी। और ये देश और प्रदेश में ये फेल है। इनके पास कोई ऐसी विजन नहीं है और कोई ना ऐसा इन्होंने काम किया कि 10 सालों में उप मुख्यमंत्री जी उसकी बताएं, उसकी प्रशंसा करें। हाँ। आप सोचिए कि ये सत्ता वो बता रहे हैं राकेश भाई वो बता रहे हैं कि हमारा प्रशिक्षण चल रहा है जिला लेवल पर और अभी उदाहरण हमारा बंगाल है। आप बताइए, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि जिस स्टेट का 27 लाख वोट अगर रोक दिया जाए और कोर्ट ये कह रही है कि आप अगली बार वोट देना, तो आप बताइए कि इसको लगता है कि फेर चुनाव हुआ है। ये लोकतंत्र का मूल्य का हत्या है। और सबने जाना कि बंगाल को किस तरीके से लूटा गया है। बताइए, जम्मू कश्मीर से टैंक मंगा के दहशत जैसे लग रहा था कि बॉर्डर के लड़ाई छिड़ गया है, और जहां लड़ाई होना था तब तो ये सिलेंडर कर दिए थे। तो ये सब ने देखा और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश हो चुकी है कि मैं तो आज अभी लखनऊ से आ रहा था, पूरे रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप मिले इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, कतार लाइनें हैं कि कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 50-100 किलोमीटर की जितनी भी रेंज में पेट्रोल पंपे हैं वहां लाइन लगी हुई है और पेट्रोल नहीं मिल रहा है किसी भी टंकी पे। आप समझ सकते हैं कि जमीन में कितनी हालत खराब हुए। ये सब बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बस इसी में उलझा के रखी है। आप बताइए, रुपया 96 हो गया। ठीक है भाई, ये 100 ठीक है। मैं दोबारा वो एक वैभव जी की टिप्पणी ले लेता हूं। वैभव भाई को भी आज उन्होंने उनकी पार्टी को भी लिया है अपने दायरे में। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के शिविर में जाकर वैभव भाई प्रशिक्षण लें तो उन्हें राष्ट्रभक्ति याद आए। वैभव भैया, 60 रुपए महीने की दलाली खाने वाले कांग्रेस और क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाले संगठन से प्रशिक्षण कांग्रेस को लेने की जरूरत। कम से कम कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। और ये जो नागपुरी संतरों के संगत में पड़ के इनके ऊपर गंभीर मामले हैं, दंगा कराने, हत्या की साजिश के।
तो बहुत सारे मुकदमे इन्होंने वापस कराए हैं। तो नागपुर की शाखा जो जाते हैं वो ऐसे मुकदमों में फंसते हैं। कांग्रेस ना दंगों में विश्वास रखती है, ना ही ऐसी चीज करती है। सवाल ये है कि इनका स्टूल छीनने की बारी आ गई। इनको पता चल गया कि नहीं, 10 साल में हम बड़ा हाथ पैर मारे स्टूल से कुर्सी तक छलांग मारने की, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अब तो विदाई का वक्त आ गया है, तो अब कुछ न कुछ कहना है। नीट में जहां ये जो कह रहे हैं प्रशिक्षण, ऐसे ही भाजपा के प्रशिक्षण शिविरों से निकले हुए लोग बीएचयू IIT में पढ़ने वाली बेटियों का बंदूक की नोक पर गैंगरेप देते हैं। ऐसे ही प्रशिक्षण शिविरों से निकलने वाले लोग नीट के पेपर लीक में शामिल होते हैं। ऐसे ही प्रशिक्षणों में शामिल होने वाले ध्रुव सक्सेना जैसे लोग ISI से मिलकर देश की खुफिया जानकारी साझा कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि जहां एक तरफ देश की समस्याओं की चर्चा करते सुनील पौरुष, भाजपा के जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे लोग ऐसे सिबुके छोड़ देंगे, सुनील पौरुष जी का ध्यान उधर चले जाएगा, तो मूल महंगाई, बेरोजगारी और जो पूरे देश में हाहाकार मचा है उस पर डिबेट ना हो पाए। आप भी विवश हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं वैभव भाई, वो उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने बंगाल में ये करके दिखाया, हमारे 300 कार्यकर्ता, उन्होंने कहा हमारे समर्पित 300 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। मैं भी उदाहरण दे रहा था। मैं उदाहरण ये आपको दे देता हूं कि जिस तरीके से नीट में चोरी हुई है, NTA से ही पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जब ये उदाहरण देते हैं तो बंगाल में सरकार बनने के बाद किस तरीके से बंगाल जल रहा है, ये उदाहरण है भाजपा की सफलता का। मणिपुर में पिछले 4 सालों से मणिपुर जल रहा है, ये भाजपा का ही तो उदाहरण है। और जब उदाहरण देते हैं तो बहराइच भूल जाते हैं। भाई, सुरेश्वर सिंह भाजपा के ही विधायक, जिन्होंने ये कहा कि भाजपा ने ही दंगा भड़काया, क्या सुरेश्वर सिंह पे कोई कार्रवाई हुई? अगर वो झूठ बोल रहे थे तो उन पे कार्रवाई करके जेल भेज देते, या वो सच बोल रहे थे तो जो भाजपा के दंगाई उसमें शामिल थे उनको सजा देते। लेकिन नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करनी है और कुछ दिनों तक जनता के मूल मुद्दों को गुमराह करने के लिए टीवी डिबेट का ध्यान। सुरेश्वर सिंह बाद में ये कह रहे थे वैभव भाई कि ये विपक्ष की साजिश है, हमने कोई बात कही, विपक्ष उसे गलत तरीके से पेश कर रहा है क्योंकि विपक्ष खुद उसमें इन्वॉल्व है। वो ये भी कह रहे थे। सुनील पौरुष के साथ ही इस मुद्दे पे डिबेट हुई थी और सुनील पौरुष ने उनका खुला बयान सुनाया था। जिसको जो समझ आया वो सब समझते हैं। बाद में कैसे वो पलट जाए तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन दंगा तो हुआ है ना। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं का महिमा मंडन कर रही है। बनारस में जगन्नाथ मंदिर न्यास जो बना है उसमें यूपी के माफिया डॉन को अध्यक्ष बना दिया है। ये गुंडों को महिमा मंडित करने वाली भाजपा पार्टी है, बलात्कारियों का संरक्षण करने वाली भाजपा पार्टी है, और ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर ये इतने ही अच्छे होते, इतने ही सच्चे होते तो जो मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे थे वो सरकार में आने के बाद हटवाते नहीं, क्योंकि हत्या की साजिश गंभीर मामले थे। लेकिन सवाल यह है कि ये स्टूल पर से नीचे गिरने वाली स्थिति में अब आ गए हैं। सरकार बदलने वाली है। ओके, व्याकुलता में मैं विजय जी के पास जाऊंगा अब, और बाकी विजय खेरा अगर जल्दी जुड़े तो वो जवाब देंगे आपकी बातों का। लेकिन वैभव भाई, आप लोग भी बड़ी दयावान हो, इतना करुणा क्यों रखते हो अपने जहन में? इतनी दया मत रखा करो। जब ये आपको पता था कि ये गंभीर अपराधी हैं, इनको टांग देना चाहिए था आपको, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराकर। इनको इतनी छूट क्यों दे देते हो आप? ये मुकदमे हटवा लें, टांग दिया करो भाई आप भी। ठीक, विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अब रुक जाओ, अब वैभव भैया रुक जाओ वैभव भैया रुक जाओ, दादा आप रुक जाओ, अब रुक जाओ विजय उपाध्याय जी, जवाब सुना करिए ना। अरे रुक जाओ, हम तो पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इतने करुणावान क्यों बन जाते हो आप लोग? कितने दयावान हो प्रभु। करुणावान नहीं बन जाते आप ऐसे बताओ, हल्का कर देते हो मामले में, दखल देने में बाद में कहते हो बताओ इन्होंने मुकदमे हटा लिए। जनता पार्टी ने मुकदमे वापस किए, ये अलोकतांत्रिक थे, गैर न्यायपालिका के खिलाफ ये थे। इस पे आप डिबेट नहीं कर सकते, इस पे सरकार को नहीं सवाल कर सकते। ठीक है वैभव भाई, लेकिन हम उस पे सवाल करेंगे, हमारा नैतिक दायित्व। ठीक है, राकेश भाई ने बात कही, अपनी बात ठीक है। वैभव त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि हम लोग कितना बलिदान किए हैं देश के लिए। विजय उपाध्याय जी,
केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के मायने क्या हैं, क्या माना जाए, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को जिस हिसाब से लपेटा, उसमें कांग्रेस भी साथ में ली, उसमें सिख दंगा भी था, उसमें वो भी था जो गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन पर जो गोलियां दगवा दी थी, चलवा दी थी, उनको भी निपटवा दिया था, महाराज जी को भी, ये भी जिक्र आया। अब ये बता रहे हैं कि हम तो सब मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। विजय भाई जी जी, देखिए अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक दलों के जो ये बयान है और आक्रामकता है ये बढ़ती जाएगी, तीखा होता जाएगा, और हम लोग इन बयानों पे दोनों पक्षों से पूछेंगे कि भाई आपका क्या कहना और आपका क्या जवाब है। और ये बड़ी रोचक स्थिति है कि राजनीति में मुद्दों पे चर्चा नहीं है, पार्टियों के पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है किस तरीके का मॉडल जनता के डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए होना चाहिए, इसके बजाय इस पे ही बहस हो रही है। और डेमोक्रेसी में जो आक्रामकता है और इस सटायर की जो भाषा है, ये जो सरकास्टिक लैंग्वेज जो यूज की जा रही है, ये बड़ी रोचक है। जब से पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीती है और जबरदस्त तरीके से जीती है, तब से बीजेपी के लोग सभी आक्रामक हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री का भाषण था, उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे वहीं से हमला कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि 27 में हमें समाजवादी पार्टी से मुकाबला करना है, तो हमले शुरू कर दीजिए। उन्होंने बिना देरी किए हमले शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस भी उनके साथ लगी हुई है, लेकिन जनता के बीच क्या लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे और कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होंगे, और ऐसे मुद्दों को अगर उठाएंगे जिसको जनता जज्ब कर चुकी है। अब जैसे इस समय गल्फ कंट्रीज में वार चल रही है, होर्मुज ब्लॉक है, भारत में तेल के कुएं हैं नहीं। और मैं बता दूं हमारे विपक्ष के दोनों साथियों को, उत्तर प्रदेश में दो जगह तेल के कुएं की खुदाई चल रही है, एक बलिया में, एक अलीगढ़ में। बहराइच में भी तेल खोजने के लिए खुदाई चल रही है, कुआं खोदा जा रहा है। अगर कहीं तेल मिल गया तो अगले 5-7 सालों में एक नया माहौल बन जाएगा। तो चीजें तो बहुत बदल रही हैं और राजनीति भी बदल रही है, और अगर आप पुराने तरीके से चीजों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ नया कर पाएंगे। नया करने के लिए नए तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है विजय खेरा जी, आप लोग जिला लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हो और फिर विपक्ष का बता रहे हो कि ये लोग कट्टा, बंदूक और दंगा और न जाने क्या क्या वो सारी ट्रेनिंग दे दिए हैं 27 के लिए, और आप लोग 27 तो छोड़ो, केशव जी कह रहे हैं हम 47 की तैयारी में। भाई साहब कहां भ्रम में हो? विजय खेरा जी, विपक्ष कह रहा है आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए सिगुफे छोड़ रहे हो। देखिए ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का 2047 का स्पष्ट रूप से नक्शा अपने दिमाग में, अपनी कार्य प्रणाली में तैयार कर रखा है और उसको वो इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं जी। और उसी की रूपरेखा का ही एक हमारी मेहनत का नतीजा है जो बंगाल में हमें देखने को मिला, जिसमें ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जो पिछले चुनाव से लगातार वोट की चोरी कर रही थी, नकली वोट बना रही थी ममता बनर्जी, जो अंदर से इंट्रूडर्स को, आतंकवादियों को अंदर ला रही थी, वहां से घुसपैठियों को, उनको वोट बना रही थी, उनसे इनको शिकायत नहीं है। उसके लिए प्रचार हो रहा है कि वोट चोरी अब हो गया है। अब चोरी के वोट हट गए हैं। यहाँ करेक्शन ये है कि जो तुमने बनाए थे वोट चोरी वाले, वो हट गए हैं और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं, 2 बार आए हैं, उस पर मोहर लग गई, फिर भी ये अपना नैरेटिव बदलने को तैयार नहीं है। एक बार पिछले लोकसभा चुनाव में इनको हल्की सी सफलता इसमें मिल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रचार करने में ये सफल हुए थे, जो मिथ्या और महान झूठा था कि हम शक्ति में आने पर, पावर में आने पर आरक्षण बंद कर देंगे। अब गए वो जमाने। आपने एक बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लोगों को इधर से उधर घुमाने की कोशिश की, गलत प्रचार किया, गुमराह किया, वो अब हमारी समझ में आया था उस समय भी, लेकिन हमें इतने कम समय में जब तक हम समझ पाते आपके मिथ्या प्रचार को, हम नहीं दूर कर पाए। उसकी वजह से आप ये समझ रहे आप चुनाव जीत गए, अरे वो तो अभी आपके सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी में इतना अंतर है, लोकप्रियता में इतना अंतर है, 1% एंड 99% वाली स्थिति है। आप चुनाव में कहीं होंगे नहीं।
और ये बोलेंगे बाद में ईवीएम हो गई और फलाना हो गया वोट, क्योंकि अब फिर नकली वोट उत्तर प्रदेश में भी गए। हम गए ना, जहां पर वोट 92,000 कम हुए थे, जहां पे 56,000 कम हुए थे वोट, वहां पे ममता बनर्जी की पार्टी जीती है। आंकड़े देखो जरा जाके, झूठ बोलने से बात थोड़ी चलेगी, जनता समझ रही है। यानी 90,000 वोट कम हुए और हारे हम। फिर उसके बावजूद आप कह रहे 10 साल से नकली वोटों के साथ, यहां से आपने, हम दिल्ली से देखा, हमने बम्बई, दिल्ली, पटना, सब जगह से आप यहां से मुस्लिम वोटरों को सुविधा प्रदान करके यहां पर आपने 50-50 नहीं, ये खबर कहां से आई विजय जी? वो तो ठीक है जो आप तैयारी कर रहे हो, ये खबर कहां से आई कि अखिलेश जी ने ट्रेनिंग दे दी है बमबाजी की और कट्टा की और ये दंगा फैलाने की 27 के लिए? ये इनपुट कहां से आया? कि हमने अब तक कहा, हम लोग 24/7 चुनाव के मूड में रहते हैं। हमारे वर्कर्स दुनिया में मशहूर है कि ये 24 घंटे समर्पित होकर गांव में और क्षेत्रों में काम करते हैं। खास तौर से आरएसएस के कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्त हैं, 24 घंटे वहीं गांव में रहते हैं और उनको समझाते हैं। तो सारी खबरें हमको पल पल की रहती हैं, आप क्या कर रहे हो। और दूसरा इनका इतिहास भी है। अभी उन्होंने दंगा के बारे में, आपका नंबर आएगा, हम आपसे आपस में बहस नहीं करते हैं बैठ के, आपका नंबर आएगा, आप बोल दीजिएगा। कांग्रेस ने उनकी जहां आप पे बता दे रहा हूँ, जहां आप कांग्रेस, आपकी पार्टी उनकी गोदी में बैठी है, क्षेत्रीय पार्टी में आप खत्म हो गए। आप तो फाइट में है ही नहीं। आपको कोई फाइट में बोलता है कि आप फाइट में उत्तर प्रदेश में, आप बंगाल में फाइट में थे, आप बिहार में निपट गए, महाराष्ट्र में आप रीजनल पार्टी की गोदी में जाके बैठो ना। तो आप समझते क्षेत्रीय गुंडों से आप चुनाव जीत जाओगे। आपके नेता ने पूरे हिंदुस्तान भर में पार्टी समाप्त कर दी, फिर भी आप अभी डटे हुए हो। अरे खुद की दम पे लड़ते तो शायद 2-4 सीटें आपको मिलती भी। अब आप जब हारोगे, ठीक है, अगर ठीक है विजय जी, बात आ गई। मैं राकेश भाई से टिप्पणी लूंगा। भाई राकेश अहीर जी, भाई राकेश अहीर जी, गुंडागर्दी, ठीक है सर, लोग नकली आरटीओ बन के वसूली। राकेश मेरे भाई, आप लोग अपनी उसको थोड़ा वो कराइए, मजबूत कराइए। आपकी खबरें लीक हो रही हैं, आपके यहां से चीजें जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। आप कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो, इनको सब पता चल रहा है। फिर मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सारे गुंडे प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए, हाँ। दूसरी तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस है। तीसरी तरफ इनके नेता बैठ के चैनल पे कह रहे हैं कांग्रेस को कि ये क्षेत्रीय गुंडे के भरोसे चुनाव जीत जाते हैं। तो फिर यानी ये मुख्यमंत्री जी के विपरीत ये बता रहे हैं या सच्चाई बता रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश है, ये बात माना जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा आरएसएस के कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त हैं। वही आरएसएस जो 52 साल तक अपने मंदिर पे तिरंगा नहीं लगाया, अपने मुख्यालय पे, जिसका इतिहास नाखून कटाने तक का नहीं आजादी में, वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? और अगर उसके कार्यकर्ता के पास इतनी खुफिया जानकारी है तो उत्तर प्रदेश के आईबी और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एलआईयू को छुट्टी देकर घर बैठा दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, या विश्व में विकसित भारत का एक सपना लेके अपने दिमाग में घूम रहे हैं। 18 घंटे वो काम कर रहे हैं, फिर भी रुपया सबसे निचले स्तर पे आके धस गया, ये ऊपर नहीं जा पा रहा। आज जो है नीति आयोग की रिपोर्ट अगर आप झांकिए तो विद्यालय की क्या हालत हो चुकी है, नौकरी खत्म हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर अपने ऑक्सीजन वेंटिलेटर के सहारे पे जिंदा है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। इसी जौनपुर की एक घटना है कि दूल्हा, बताइए, दूल्हा जो है बारात लेके घर से निकला और 200 मीटर पे इन्हीं के गुंडे जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी जौनपुर में। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 1 महीना हो गया, 1 लाख रुपया इनाम रख दिया गया। तो फिर इनके आरएसएस के जो कार्यकर्ता जो खुफिया जानकारी रखते हैं, तो ये बता दे जाके कप्तान को, पुलिस कलेक्टर को बता दें, ये बता दें, क्राइम रेट उतर जाए। और ये आप देख रहे हैं कि राकेश भाई केशव मौर्य ये कह रहे हैं, एक सेकंड राकेश भाई, केशव मौर्य ये उनका आशय ये है कि 27 के चुनाव के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, समझ रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप स्लीपर सेल तैयार कर रहे हो।
आप बताइए सुनील जी, वैभव भाई ने जो कहा कि जो स्वयं गुंडा हो उसकी भाषाई मर्यादा खुद गुंडई की झलकती है। अच्छा, केशव मौर्य गुंडा है। सीएम वो अपने केस को वापस ले लिए, अगर वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते और वो बरी हो जाते तब ये माना जाता कि चलिए उनको न्यायालय ने उनको बरी किया, मगर वो तो डर के मारे अपने केस को वापस ले लिए। इसी बात से स्पष्ट हो रहा है कि ये खुद एक गुंडा है। हाँ। जो रसीद का पैसा काट के चंदा अपने जेब भर लेते थे और उसमें FIR हो गया इनके ऊपर। ठीक है, तो बता सकते हैं कि ऐसे ओछी लोग पे जब बैठ जाएंगे तो ऐसे ही बयान देंगे उलझुल। भाई इनको तो बयान 10 साल के अपने कामों पे देना चाहिए कि हमने 10 साल में ये काम किया। अब जनता जब उनका हिसाब लेने जब फील्ड में जाएंगे तो हाँ। जनता हिसाब लेगी कि आपने स्वास्थ्य पे क्या किया, आपने शिक्षा पे क्या किया, आपने सुरक्षा पे क्या किया, राकेश भाई आपने रोजगार पे क्या किया। तो ये चारों तरफ फेल है। और महंगाई तो कमर तोड़ दिया है। महंगाई पे इन लोगों का मन नहीं निकल पा रहा है और नहीं लोगों के पास कोई प्लान है। ठीक है राकेश, सिर्फ बंगाल जीत गए, बंगाल का जो है। राकेश भाई सारी बात ठीक है, मैं वैभव त्रिपाठी जी की टिप्पणी लूंगा। वैभव भाई, ये जो बातें, जो विषय आप उठा रहे हैं अभी हाल ही के चुनाव से लेके और पिछले साल 2 साल में जितने भी चुनाव हुए उन सब में आपने पुरजोर तरीके से ये सारी बातें उठाई हैं। ये जनता तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही या जनता आपको गंभीरता से ले नहीं पा रही? क्या वजह है कि फिर जनता का मूड बदल जाता है और फिर विजय जी को रोली चंदन लगा देती है? हमने तो प्रमाण के साथ चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि जो वोट चोरी हो रही इस पे आप स्पष्टीकरण दें। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्तों ने ही मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं कि इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये जो सवाल है आपका उसी तरीके से बेमानी हो जाता है। बात ये करते हैं, अभी विजय जी कह रहे थे, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। अरे महोदय, भारत में 2014 तक जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता था वो 38 मिलियन मेट्रिक टन होता था, जो अब 23 मिलियन पे आ गया है। तो ये इस सरकार के 10 साल का फेलियर है, इसका प्रमाण है। आप सरकार की साइट पे ही जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि इनके पास सारी जानकारी है, चूंकि ये राष्ट्रभक्त है जी, राष्ट्रभक्त ऐसे हैं जो कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजते हैं। राष्ट्रभक्त हैं, इस वजह से योगी के पास जो लोकल LIU है, फैंटम LIU है, कई सारे उसके चेन हैं, उनके पास जानकारी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है केशव प्रसाद मौर्य ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमको जानकारी मिल गई है कि ऐसे बम गोला बारूद के ट्रेनिंग चल रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान है जो गोला बारूद की ट्रेनिंग चल रहे हैं और सरकार मस्त है? तो ये तो अपने सरकार पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि क्या दंगा का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? हर सूचना को भटकाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? जितने सवाल किया उसके खिलाफ ED CBI लगाने का इतिहास नहीं है? अब 3 आपकी बिरादरी की बात कर ली, पत्रकार बिरादरी, सोनभद्र में मिड डे मील में नमक पानी दे रहे थे और चावल के साथ, उसको एक साथी ने छापा, उसको 6 महीने की जेल हो गई। दिग्विजय जी बलिया में बोर्ड के परीक्षा में नकल को उजागर करते हैं, उनको जेल हो जाती है। स्मृति ईरानी से सवाल भास्कर के एक पत्रकार ने पूछ दिया, उसने कहा तुमको मैं देख लूंगी, उसकी नौकरी चली जाती है। तो सवाल ये है कि आपकी बिरादरी और पत्रकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है, और जो कह रहा है वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह, वो खूब फल फूल रहा है। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका सवाल ये होना था कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पे बहुत तेजी से गरीबों से वसूली हो रही है उस पर एक दिन डिबेट हो जाती, जो पेपर लीक हुआ है उस पर डिबेट हो जाती। अपडेट खबर रखा करो, आप अपडेट खबर रखा करो, इसलिए मैं कह रहा हूं आप राजनीति छोड़ के पत्रकार बन जाओ फिर से। वैभव भैया आप आ जाओ, हम तो आपको कह रहे हैं आप यहीं आ जाओ, कसम से आपको पता होगा ना स्मार्ट मीटर पे अभी क्या अपडेट है। सुनील जी बात पूरी हो जाने दी, सुनील जी बात पूरी हो जाए प्लीज। बात यह है कि जो मूल मुद्दे हैं, गरीब सोना नहीं खरीद सकता, अमीर सोना खरीद सकता है। अमीर को पेट्रोल डीजल सब घर मुहैया हो जाता है, चाहे कितना हो महंगा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब को फर्क पड़ता है।
सवाल ये है कि हॉर्मुज की बात विजय जी कह रहे थे, हॉर्मुज बंद हुआ मोदी जी की गलत नीतियों के कारण। ईरान हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, 2019 में हमने उससे पेट्रोलियम लेना बंद कर दिया। उसके बाद जब इजराइल को फादरलैंड कह दिया, संघियों का फादर हो गया इजराइल, तब ईरान ने ये हॉर्मुज हमारे लिए बंद किया। रसिया के लिए नहीं बंद किया, चाइना के लिए नहीं किया, जापान के लिए नहीं किया, हमारे लिए ही बंद हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में ट्रंप के इशारे पर। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं सर। 2-3 चीजें स्पष्ट करें विजय सर, 2-3 चीजें स्पष्ट करें। ठीक, देखो भाई, प्रवक्ताओं का तो प्रवक्ताओं की मजबूरी हम समझ सकते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी झूठ साच कुछ भी कह सकते हैं। 60 लाख ठीक है लीटर सर, रुक जाइए 60 लाख लीटर इस संकट में सर, रुक जाइए, बता दिया आपने, आंकड़ा बता दिया है, बता दिया है। सवाल आप खड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। विजय जी, एक तो ये कि क्या कोई अपने मुकदमे वापस ले सकता है? ठीक, एक तो ये स्पष्ट करिए। ये बात हर बार उठती है कि देखो यार अपने मुकदमे वापस लिए बिना अदालत के। दूसरा ये, आपको याद होगा यूपीए 2 यूपीए 1 जब शासन था, वैभव जी की जलवा जलाल था उस समय, तब महंगाई को लेकर पूछा गया, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? पेड़ से पेड़ पे नहीं उगते, कुछ तो करना पड़ेगा है। आज बताया जा रहा है कि अच्छा महंगाई बढ़ा दी। ये सारी चीजें, इन पर थोड़ा स्पष्ट नजरिया डाले हैं विजय जी। 15 साल पहले की बात। और एक और महत्वपूर्ण बात, रुक जाओ अब एक सेकंड, अब सुबह नहीं बात, अब हम तो हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जो कहूंगा सच कहूंगा, वो पूछ लेते हैं। अब आपको मिर्ची लग जाती है। अब रुक जाओ, मैं एक और चीज पूछूंगा विजय उपाध्याय जी, एक और बता दें। अब भाई रोको इनको, ये इस तरह की टिप्पणी नहीं, कंपटीशन नहीं चल रहा विजय भाई। अब वैभव भाई हाथ जोड़ता हूं आपसे, प्लीज रुक जाइए, आप अपनी बारी बोलिएगा। एक और बात विजय जी, क्या इस भारत में जब सोने की कीमत, राशन की और बाकी तमाम सारी धातुओं की कीमत या महंगाई का स्तर उस लेवल पे था, सोना 2,000 रुपए था या 1,000 रुपए था या 5,000 रुपए था, उस दौर में जितने गरीब थे सब सोना खरीद पा रहे थे, 1-1 क्विंटल सबने घर में भर लिया था, सारी गरीबी खत्म हो गई थी। एक सरकार ने बोला भी था गरीबी हटाओ, है। बाद में पता चला, फिर एक गाना बना, बोले चले गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दिया, है। ये थोड़ी स्थिति स्पष्ट करें विजय जी। सबसे पहले अभी महंगाई की बात कर रहे हैं जी, उसके बाद एक एक करके बताता हूँ। देखिए आप, महंगाई के ऊपर विजय भाई लगातार नहीं, प्लीज आप अपनी बारी पे बोलिएगा। वैभव भाई प्लीज आप अपनी बारी पे बोलिएगा। ये काम मेरा है मेरे भाई, मुझे संचालन करना है इस मंच से, आप नहीं करेंगे संचालन। मजाक बना रखा आपने। वैभव भाई प्लीज नहीं, मैं मुझे मजबूरन मुझे मजबूरन आपको रोकना होगा फिर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। लेक्चर के लिए नहीं बैठे हम आपके, आप डिबेट करिए ना, इसमें क्या बात है। महंगाई के लिए सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन बीच में नहीं, समय खराब कर रहे हैं आप, जल्दी से विजय जी। देखिए महंगाई, इनको मालूम है कि इनके हद पिटने वाली है ना। ठीक, महंगाई के लिए राहुल गांधी, ठीक है विजय खेरा जी प्लीज अभी रुक जाइए सर, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए प्लीज। विजय उपाध्याय सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। महंगाई के लिए विजय उपाध्याय सर आप, विजय खेरा सर आप रुकिए प्लीज। अब मैं कंफ्यूज हूं कि आपने विजय खेरा जी से सवाल नहीं विजय उपाध्याय सर मैं आपसे बोल रहा हूं जी। अच्छा मुझे बोलना है ना। देखिए जब सोना 6,000 मैं सुनाई दे रहा है सर विजय खेरा सर अभी आप रुकिए, आप पे आऊंगा, पहले विजय उपाध्याय जी को जवाब। अच्छा वो भी विजय हैं, ओके अच्छा जी विजय उपाध्याय, सॉरी जी सॉरी। तो जब सोना 6,000 रुपए में 10 ग्राम था 2003-4 के दरमियान, हाँ, तो उस समय भी लोग नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन आज जब सोना 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम हो गया है, तो इस सालों में आप देखिए, अभी आज ही पूरा डिटेल आया है कि किस साल में कितना सोना इंपोर्ट करना पड़ा। तो सोने का तो इंपोर्ट बढ़ गया भारत में, क्यों? आर्थिक जो विकास है वो ज्यादा हुआ है। दूसरा, महंगाई की जहां तक बात है, अभी पिछली डिबेट में जब मैंने इनको बताया कि 2004 में पेट्रोल के रेट क्या थे और 2014 में क्या थे, तो वैभव त्रिपाठी बता रहे थे कि बैरल बताइए जो विदेशों से आता था। तो अब बैरल महंगा हो गया है, तो जाहिर है कि रेट तो थोड़े बढ़ेंगे ही। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि
उत्तर प्रदेश में आप पूरे विपक्ष से पूछ लीजिए, जो लोग बैठे इंक्लूडिंग बीजेपी, कि कितने बड़े बड़े माफिया यहाँ रहे हैं और हैं, कितने माफियाओं को कानून के तहत सजा हुई है जी। 40-40 साल तक लोग अपराध करते रहे और एक मामले में भी उनको सजा नहीं हुई। तो जब सिस्टम हमारा इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी किसी को भी सजा ही नहीं हो पा रही है, तो कैसे आप सोचते हैं कि कानून से ही न्याय मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली विधानसभा थी योगी सरकार की, उसमें एक दिन विधानसभा में बहस चल रही थी, तो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, तो उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने जो है मुकदमे वापस कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी सूची रख देता हूं कि समाजवादी पार्टी के भी कितने लोगों के मुकदमे वापस हुए हैं। तो विपक्ष ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं सूची मत रखिए, यहां तक बात आ गई। तो नेता क्या है, राजनेता क्या है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में है, जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज होते हैं, अगर वो ऐसे मुकदमे हैं कि जो गलत आधार पर दर्ज हुए हैं, तो उनको वापस लेने के लिए सरकार फैसला लेती है और कोर्ट को भेजती है। कोर्ट को लगता है कि ये मुकदमा चलना अनावश्यक है या केस ऐसे ही दर्ज हुआ है, तब वो स्वीकृत करती है, तब वापसी होता है। ऐसा नहीं कि सचिव कार्य मंत्री ने आदेश किया और सचिव ने लिख दिया ठीक मुकदमा वापस, ऐसा नहीं होता। वो तो एक लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है। तो ये जो आरोप लगते हैं कि फला ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए, तो कोर्ट अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मुकदमे वापस नहीं होंगे। ठीक बात। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि जो हर मामले में बहस का जो स्तर है उसको थोड़ा बनाए रखें अगर लोग, तो बहुत अच्छा होता है जी। मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनील भाई आप भी सुन लीजिएगा, मैंने तो 10वीं बार सुना है, जिसमें उन्होंने माना है कि महंगाई के मोर्चे पे मैं नाकाम रहा। जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जिसको घोषित किया जाता है, मतलब 10% से ऊपर महंगाई दर थी, डबल डिजिट में, पूरे 4 से लेकर 14 तक। अब उसके जो भी कारण ये बताएं, लेकिन मनमोहन सिंह ने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें माना कि महंगाई रोकने में हम नाकाम रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसी में उन्होंने ये भी कहा था कि इतिहास तय करेगा कि कौन किसकी क्या पोजीशन है। तो इतिहास ने तय कर दिया इस 10 सालों में ही कि भाई एक सिंगल डिजिट में महंगाई दर है और एक पीरियड ऐसा था जब डबल डिजिट में महंगाई दर हुआ करती थी। तो दिक्कतें तो हैं, हम भूल जाते हैं कि वास्तव में पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया है, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, डिजिटल फुटप्रिंट अवेलेबल है नेताओं के भी कि आपने कब क्या कहा था। तो वो सारी चीजें अब लोगों के सामने आ जाती हैं, तो शायद भरोसा होना इसीलिए ठीक है। राकेश भाई, मुश्किल होता है। राकेश भाई, शायद यही वजह है कि केशव मौर्य ये कह रहे हैं कि हम 27 नहीं 47 की तैयारी में है। भाई साहब, आप भ्रम में ना रहो। मैं तो पहले विजय उपाध्याय जी का मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आपके चैनल पे जो कहूंगा सच कहूं पे झूठ फैला दिया। इन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी, डैबर जी उसकी बात आप कर रहे हैं, उसका पक्ष आप ले रहे हैं। जो प्रधानमंत्री, भाई आप अपने सहयोगी को तो बोलने दो, वैभव त्रिपाठी, उसका पक्ष और राकेश भाई को न दबाओ। ये है कि जब $30 का, अरे राकेश भाई को न दबाओ। हाँ मालूम है। 2016 में तो क्या दोनों टाइम में पेट्रोलियम के दाम समान थे? ठीक है, ये बात विजय उपाध्याय को बता। राकेश भाई कंप्लीट करें अपनी बात। अरे वैभव भाई, अरे रुक जाओ, वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपके दोस्त। 35 रुपए पेट्रोल था। अरे आपकी पार्टी के ही वो भाई, वो अरे रुक जाओ वैभव भैया, इस बात को पूरा आप उत्तर प्रदेश में उनके साथ हो भाई, साइकिल बैठे हो आप। विजय उपाध्याय की बात आरोप लगा के आप भाग जाते हैं। रोको वैभव भाई को रोको। विजय भाई कंप्लीट करें अपनी बात। ठीक, वैभव त्रिपाठी को रोको भाई, आप अपनी बारी पे बोला करो वैभव भाई, जल्दी। राकेश भाई, उपाध्याय जी ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी ने मुकदमे वापस ली, तो ये मुकदमा का सूची जब सदन में रखें और उसको प्रकाशन करने के लिए दिए, तो समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया। हाँ। ये नकारा और सत्य है नहीं, ये पूरा झूठ है और भ्रम है। वही भ्रम है जो 86 में 56 SDM वाली बात है, जो आज तक अभी तक मुख्यमंत्री जी और न भारतीय जनता पार्टी उसकी सूची अभी तक नहीं जारी कर पा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इन्होंने प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किया था। अभी एक आंकड़ा हमारे पास भी है, जवाहरलाल नेहरू 190 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इंदिरा गांधी 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राजीव गांधी 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लाल बहादुर शास्त्री 38 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, नरसिंहा राव 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, मोरारजी देसाई 14
मनमोहन सिंह 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? एक भी जो है विजय उपाध्याय जी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं या मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं? या अब तक 10 सालों से ज्यादा हो गया उनको प्रधानमंत्री बने, तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उन लोगों के प्रधानमंत्री जो पिछले प्रधानमंत्री थे उनमें इतनी विजय खेरा जी जवाब दीजिए। कि सत्य बोलने की साहस था, वो सत्य बोलने के आपके प्रधानमंत्री में साहस नहीं है। जवाब दीजिए विजय खेरा जी। आप अभी मुलायम सिंह जी की बात कर रहे थे, मुलायम सिंह जी की बात, उन्हीं के राज में जितने दंगे हुए वो इतिहास में कभी भारत में हुए नहीं किसी प्रदेश में। दंगा करने वाले भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, सेकेंड, अभी आपने मुलायम सिंह जी की बात कही, उनका खाता खोल दो। 1 मिनट रुक जा जरा भैया, रुक जा, खाता सुन उनका। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बदायूं, ये सब दंगे उनके इतिहास में हुए हैं और उसी को अखिलेश जी ने फॉलो किया। फिर संभल में और दुनिया भर के अभी जो बात उन्होंने झूठ कुछ नहीं बोला है, कब्जा, हफ्ता, अभी तो उसमें बहुत कुछ जुड़ना है। जो आप लोग जमीन पे जब कब्जे किए बाद में हजारों खाली किए गए हैं। आपका डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर ने इतिहास रचा है कब्जेबाजी में। 84 केसेस में जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा हुआ है। नाम लेने की हमें जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे अच्छी तरह। 27 की जंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बंगाल से भी ज्यादा लड़ाई उत्तर प्रदेश में कांटे की है भैया। और ये भी है कि विपक्ष इस बार हुंकार भरे हुए है जोर से। वो कह रहे हैं कि 24 का जो परिणाम था उससे हमें पूरी ऊर्जा मिली है। अब आप विजय जी इनके यहाँ सेंध लगाइए, ये पता करिए ये कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग भी पक्की है। वो बता रहे हैं कि हमारे पास भी पूरा बही खाता है, हम लेके आए हैं, हम भी आपका चिट्ठा रखेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार किसकी बात में दम है और कौन बेदम है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।